1890 में एक अंग्रेज फौजी ने कहा कि अफगान जंगली है, और उसके फिर पूरे 90 साल के बाद सन 1982 में एक रशियन फौजी ने यह कहा कि अफगान जंगली है। 1951 में जब लियाकत अली खान को गोली मारी गई तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान से क्या आवाज बुलंद हुई थी। अगर वो आवाज सुन ली जाती तो शायद आज इन जंगलियों का इलाज मुमकिन होता। कौन है ये जंगल और कौन है ये जंगली, आज की पूरी कहानी इसी पर मुहित होती। 27 जुलाई 1951 यानी 27 जनवरी 1951 लियाकत अली खान कराची में एक जलसे से खिताब करते हुए अपना मुक्का लहराते हैं और कहते हैं कि हम इंडिया को अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। वो ललकारते हैं इंडिया को और उसके 2 महीने के बाद पाकिस्तान के पास अमेरिका का एक वफ्द आता है और वो ये मुतालबा करता है कि पाकिस्तान कोरिया में अपनी फौज भेजे। लियाकत अली खान उस वक्त के वजीर खारजा, अमरीकी वजीर खारजा एचिसन के भेजे हुए नुमाइंदे को वाज़ेह तौर पर कहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान जिस पश्तूनिस्तान की हिमायत कर रहा है उसे हटाया जाए, उसे रोका जाए। ये नुमाइंदा एचिसन के पास जाता है और एचिसन इस हवाले से मना कर देते हैं कि नहीं, हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। और उसके 1.5 महीने के बाद 16 अक्टूबर को लियाकत बाग में कायदे मिल्लत लियाकत अली खान खिताब कर रहे होते हैं कि उन्हें एक अफगानी गोली मार देता है। पूरे पाकिस्तान से ये आवाज बुलंद होती है कि इस अफगानी ने किसके कहने पर किया है, इस साजिश को मालूम किया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी तनाव शुरू होता है, लेकिन जो रिपोर्ट मुरतब होती है उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि यह अकबर खान का जो अफगानी था उसका जाती फेल था। आज तक उस साजिश का अमल सामने नहीं आ सका और शायद उसी की सबसे बड़ी वजह यह समझ में आती है कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों का सिलसिला जारी है। पहले दिन भी यानी कि 1951 में भी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर लियाकत अली खान ने कहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान से चलने वाली पश्तूनिस्तान मूवमेंट के पीछे इंडिया है, और आज भी पाकिस्तान का यही मुतालबा है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इस वक्त पाकिस्तान का वही मुतालबा है, पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का, जो 1951 में था। हमारा स्टैंड यही है आज भी कि अफगानिस्तान की इन तमाम हरकतों के पीछे भारत है। और अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है उनके वज़ीर ख़ारजा के भारत के दौरे के बाद, और जिस तरीके से भारत ने अपने आशीर्वाद रखा उनके सर पे, और फिर जो सरहदों पे उनकी हरकतें हुई उसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। इस मुआहदे में जिसका जिक्र इस वक्त फराज कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस मुआहदे का जो पहला ड्राफ्ट सामने आया था उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी हुई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी जो झड़पें चल रही हैं वो रुकेगी। लेकिन अफगानिस्तान ने इस बारे में शोर मचाना शुरू किया और उसने कहा कि सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, यानी बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। और बाद में कुवैत की तरफ से जो कतर की तरफ से जो मुआहदा सामने आया उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ हटा दिया गया। ये बॉर्डर, जिसे आमतौर पे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, ये उस वक्त तय पाई थी जब 1914 के अंदर ड्यूरेंट और उस वक्त अफगानिस्तान के बादशाह अमीन के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, और उस मुआहदे के बाद इसे ड्यूरेंट लाइन कहा गया था। इस मुआहदे को उस वक्त अफगानिस्तान ने अपनी जीत करार दिया था, और उसके बाद 1934 के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के बाद मुआहदा पिंडी हुआ था, और उसमें भी अफगानिस्तान ने इसे अपनी
जीत तस्वुर किया था। लेकिन ये सारी सूरत हाल उस वक्त बदलना शुरू हुई जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर सामने आया। उस वक्त, उससे पहले अफगानिस्तान जिसे जश्न मानता था और जिस पर जश्न मना रहा था, आज उसे बॉर्डर क्यों नहीं मान रहा? अफगानिस्तान को बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट मिला हुआ है जिस पॉइंट की वजह से पिछले 78 सालों से अफगानिस्तान वक्तन फवक्तन पाकिस्तान को जिक पहुंचाता रहता है। ड्यूरिंग लाइन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, ये कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, पूरी दुनिया आलमी तौर पर इसे तस्लीम करती है कि ये एक बैनुल अक़वामी बॉर्डर है। सिर्फ अफगानिस्तान में आने वाली हुकूमतें अपनी आवाम को दिलासा देने के लिए और भारत को खुश करने के लिए, अपने आका भारत को खुश करने के लिए वो इस किस्म के शोशे छोड़ते रहते हैं जिससे पाकिस्तान डिस्टर्ब रहे और यहाँ के बॉर्डर के ऊपर मामलात डिस्टर्ब रहे। 1947 में पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद वहां पर एक तहरीक शुरू की जाती है जिसे पश्तूनिस्तान तहरीक कहा जाता है, जिसका दायरा पाकिस्तान के उस वक्त कहलाने वाले सूबा सरहद यानी कि अभी के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पश्तून आबादियों तक फैल जाता है। उस वक्त पश्तूनिस्तान का मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान बाकायदा अमरीका के सामने ये बात रखते हैं कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उसके लिए अफगानिस्तान से चलने वाली पश्तूनिस्तान तहरीक का खात्मा करना पड़ेगा। उस वक्त जब कायद मिल्लत लियाकत अली खान का 16 अक्टूबर को कत्ल हो जाता है, उसके 30 अक्टूबर को दिल्ली में छपने वाला एक अखबार नदीम इस बारे में बताता है कि यह अमेरिकी साजिश का नतीजा है। वहीं से एक टेलीग्राम भेजा जाता है कराची में मौजूद अमेरिकी सफीर को और अमेरिकी सफीर कहता है कि इस बात को दबा दिया जाए, इसे ज्यादा शोशा ना बना जाए। उस अखबार नदीम में वाज़ेह तौर पर यह रखा हुआ था कि यह एक पश्तूनिस्तान की तहरीक का नतीजा है जिसके पीछे अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका शामिल है। आज फिर इसी की बात दोहराई जा रही है और इसी सिलसिले में बात कही जा रही है। वक्तन वक्तन जब कभी भी वहां पर कोई हुकूमत कायम हुई है तो इसे पश्तूनिस्तान की तहरीक से जोड़ा गया और अब इसे तालिबान तहरीक से के साथ जोड़ा जा रहा है। मगर एक अहम नुक्ता यह है कि इस बारे में जब पाकिस्तान की सरहदी जंगें शुरू हुई हैं तो उसे खास तौर पर तालिबान की तरफ से यह कहा गया कि आज तक अफगानिस्तान से कोई जंग जीत नहीं सका। क्या इसमें सच्चाई है? ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन अहम नुक्ता यह है कि जो 1947 के बाद की सूरत हाल बनी और वक्तन फक्तन पश्तूनिस्तान और कभी तालिबान के नाम पर दोनों जगहों के एक साथ जो शोरिश का मामला हुआ, उसमें हमेशा अमेरिका, इंडिया और उसके साथ साथ अफगानिस्तान का नाम क्यों आया? साजिश साजिश साजिश, ये जितनी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ आज तक पिछले 78 सालों में हुई हैं उसमें से कई साजिशों के ताने बाने हमारे मगरबी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी जोड़ते हैं। ये वो साजिशें हैं जो भारत की एमा पर अफगानिस्तान करता रहा है और उसका मकसद सिर्फ हमेशा एक ही रहा है, वो है पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की तवज्जो भारत के बॉर्डर से हटाकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लेकर जाना। इससे हमने एक बात बड़ी अहम कही थी और वो बात ये थी कि क्या आज तक अफगानिस्तान के अंदर कोई जंग नहीं जीता है? तो ये गलत फहमी है। आज तक अफगानिस्तान ने कोई जंग लड़ी ही नहीं है। आपको हैरत अंगेज बात मैं ये बताता हूँ कि जब बरतानिया का दौर था तो ताज बरतानिया के वक्त में बहुत दूर की मिसाल नहीं देना कि जब सिकंदर आजम आया था, सिकंदर आजम से पहले से लेकर आज तक अफगानिस्तान कोई भी जंग नहीं जीत सका। यानी कि अफगानिस्तान एज अ रियासत सिकंदर आजम भी आया और उसको फतह करता हुआ गया। उसके बाद जब बरतानिया का अब की अगर हम बात करें, उसके बाद मुगल किस तरीके से आए, ये सारा सिलसिला तुर्क किस तरीके से आए, इन सबको हम पीछे रखते हैं और हम शुरू करते हैं ताज बरतानिया से। ताज बरतानिया बाकायदा अफगानिस्तान से जंग जीत चुका था, लेकिन बाद में वहां होने वाली जिसे आप कह सकते हैं कि खास तौर पर जो गोरीला वार है, उसकी वजह से वहां पर उसने एक अपनी मर्जी का बादशाह कायम कर दिया था कि जो कि आखिर तक रहा। जब ताज बरतानिया खत्म होता है तो उसके बाद वहां पर जो इन्फ्लुएंस आता है वो रशिया का आता है और सोवियत यूनियन, उस वक्त का सोवियत यूनियन आराम से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद उसके खिलाफ एक गोरीला जंग शुरू होती है और जिसे बाद में तालिबान या मुजाहिदीन उसे आगे लेकर बढ़ते हैं।
اگر آپ یہ دیکھیے کہ سن 2001 میں ٹریڈ ٹاور کے واقعے کے بعد بھی جب افغانستان پر حملہ کیا جاتا ہے تو امریکہ آسانی کے ساتھ بمبارڈمنٹ کے ساتھ افغانستان پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر ایک گوریلا جنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک قصہ چلتا رہتا ہے۔ افغانستان کی تاریخ ایک گوریلا جنگ کی ضرور ہے، لیکن افغانستان ایز اے ریاست آج تک کسی بھی ملک سے نہ تو سرحدی جنگ جیتا ہے اور نہ ہی باقاعدہ جنگ جیتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے۔ اور گوریلا جنگ بھی افغانستان وہی جیتا ہے جس میں اسے اپنے مشرقی پڑوسی کی حمایت اور سپورٹ حاصل رہی ہے۔ اب جب وہ مشرقی پڑوسی خود اگر افغانستان کے ساتھ کلیش میں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اب اسے جب ہماری سپورٹ حاصل نہیں ہے تو وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، جس کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ گوریلا وار کے لیے بھی اب بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور بہت ساری اکوپمنٹس کی ضرورت ہے جو اس وقت افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ افغانستان کی یہ تاریخ ضرور رہی ہے کہ وہاں پر گوریلا وار بڑے پیمانے پہ لڑی گئی، لیکن یہ گوریلا وار کی سب سے بڑی وجہ وہاں پر پیسہ اور طاقت کا علاقائی حصول تھا۔ اسی وجہ سے وہاں کے لیے ہمیشہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ یہاں کے لوگ جنگلیوں کی طرح لڑتے ہیں، اور یہ بات سب سے پہلے تاج برطانیہ نے استعمال کی، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے پاس اپنا کوئی کلچر یا سویلائز جگہ وہ موجود نہیں ہے، ترقی وہاں پر ممکن ہے نہیں، اور یہاں کے لوگ جنگلی یعنی کہ وائلڈ کا لفظ جگہ جگہ استعمال انہوں نے کیا کہ یہ لوگ جنگلی ہیں۔ یہی لفظ بعد میں سوویت نے استعمال کیا، اور اس کے بعد میں یہ بات کہی جاتی رہی کہ شاید جارج ڈبلیو بش نے اس کے متعلق ایسی گفتگو کی تھی۔ یہ بات جارج ڈبلیو بش نے نہیں کی تھی، بلکہ مختلف کتابوں کے اندر اور مختلف فوجیوں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں افغانستان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ہمیشہ پیچھے رہنے والے اور ہمیشہ کسی اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگلیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں جہاں پر سویلائزیشن موجود نہیں ہے۔ کہنے کو طالبان حکومت اپنے آپ کو ایک اسلامی کلچر کی بنیاد پر رکھتی ہے، لیکن وہاں کا انتقامی نظام کی بات کر رہا ہوں، انتظامی نظام کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں کا انتقامی نظام کسی اور قانون یعنی کہ صرف اور صرف طاقت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جس کا مظاہرہ پچھلے ہزاروں سالوں سے دنیا دیکھتی ہوئی آئی ہے۔ ان سویلائز طاقت کبھی بھی قوموں کو سویلائز نہیں کر سکی، اور یہ ہم افغانستان کے حالات میں، افغانستان کے موجودہ حالات میں، گزشتہ حالات میں بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر وہ لوگ کچھ جنگیں جیت بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ترقی کی راستے پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ جس کی واضح مثالیں آپ کو طالبان کے موجودہ 2.5 سال اور طالبان کے پچھلے حکومت کے 4.5 سال واضح طور پر بتاتے ہیں کہ طالبان ایز اے حکومت اپنی لوگوں کو نہ بہتر تعلیم دے سکے، نہ بہتر سہولیات دے سکے اور نہ بہتر علاج دے سکے۔ ان کے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ کار نظر آتا ہے کہ وہ یا تو اپنے آس پڑوس سے لڑتے رہے یا پھر اپنے اوپر ہونے والے قابضین کے ساتھ لڑتے رہے۔ ان کا سرحدوں کے حوالے سے ایران کے ساتھ ایک واضح تصادم چل رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جب کبھی بھی وہاں پر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے تو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اس کا سرحدی تنازع رہا ہے، اور یہاں پر دونوں جگہوں پر ایران اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ان کے تعلقات کشیدہ رہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ اس کشیدگی کے باعث ہی ایران نے بڑے پیمانے پر مخبری کے شعبے میں افغانیوں کو نکالنا شروع کیا ہے۔ تو کیا پاکستان اس حوالے سے یہاں پر موجود غیر قانونی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جعلی دستاویزات بنا لیے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ پاکستان نے بہت لمبے عرصے مہمان نوازی کر لی ان کی، اب انہیں واپس جانا چاہیے۔ افغان حکومت کا، افغانستان کا ایک تاریخ رہی ہے کہ وہاں جو بھی حکومت بنتی ہے ہمیشہ وہ کسی اور کی پروکسی ہوتی ہے، کٹ پتلی ہوتی ہے۔ بہت ایک عرصہ وہ ہماری بھی پروکسی رہی، ٹھیک ہے، جب تک ہم نے وہ معاملات رہے ہم نے ان کی مہمان نوازی کر لی۔ اب وہ ہمارے ازلی دشمنوں کی پروکسی بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں دنیا کا کوئی بھی آزاد خود مختار ملک کسی ایسے ملک کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا جو اس کے دشمن کی پروکسی ہے۔ اگر انڈیا کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اس قدر بہتر ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو پاکستان میں مقیم 40 لاکھ افغانیوں کو انڈیا منتقل
کر دینا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ان کی دوستی زیادہ مضبوط ہو جائے. اور حکومت پاکستان کو اس کا باقاعدہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بارڈرز کھول رہے ہیں. منا باؤ کا بارڈر کھول رہے ہیں, اٹاری کا بارڈر کھول رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب کا بارڈر میں کوئی ایک آدھ بارڈر کھول دیتے کہ جتنے افغانی ہیں وہ یہاں سے انڈیا کے اندر چلے جائیں. 40 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کر لی. ناؤ افغانستان از یور پراکسی, تو اب آپ کچھ دہائیاں ان کی مہمان نوازی کر کے لطف اندوز ہو جائیں. ابھی کہانی باقی ہے, لیکن میرے خیال سے آج کے لیے اتنا بہت ہے. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے.